सिर्फ 100 से ज्यादा किताबें सर ने लिखी है, जिसमें से उनकी सबसे पहली किताब प्रेरणा का झरना, जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा जाना जाता है। और प्रेरणा का झरना 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें से चाइनीज भी एक भाषा है। और उसका जो गुजराती भाषा का जो संस्करण है, उसके लिए तो सर को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सर का नाम शामिल किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65 साल की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में सर ने एरोप्लेन चलाना भी सीखा, क्योंकि सर का एक शौक था, उनकी एक इच्छा थी कि एरोप्लेन भी चलाना है। तो एरोप्लेन चलाना भी उन्होंने सीखा 65 वर्ष की आयु में, और अब वो एक हॉबी पायलट भी है। तो 72 वर्ष की उनकी 72 वर्ष की आयु सर की है। ये अपने आप में एक बात को सच कर देता है कि उम्र वाकई में सिर्फ एक नंबर ही है, एक अंक ही है। और सर मासेस के लिए, यानी कि आम जनता के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, तो वहीं पर कॉर्पोरेट्स के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, जहां पर उनके बहुत ही इंपैक्टफुल सेशंस रहते हैं। सर ने आज तक 35 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर, 35 से ज्यादा देशों में अपना सेमिनार किया है। सर एक टेडेक्स स्पीकर भी रहे हैं। तो टेडेक्स स्पीकर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि टेड किसी को भी बहुत आसानी से इनवाइट नहीं करते हैं अपनी बात कहने के लिए। किसी भी स्पीकर का ये सपना होता है कि टेड उन्हें इनवाइट करें और वो टेडेक्स स्पीकर बने। और सर एक टेडेक्स स्पीकर भी रहे हैं, टेड में भी उन्होंने स्पीकिंग की है। और उसके अलावा कई तरह तरह के अवार्ड्स जो सर ने हासिल किए, जिसमें से पिनाती रत्न अवार्ड, एनआरआई सेतु रत्न अवार्ड, शेयर एंड केयर की तरफ से जावेद अख्तर सर ने उनका सम्मान किया था, और लाइव ग्लोबल यूएसए ने उन्हें पूरे दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिना किसी देरी के आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र नडियाद सर को। थैंक यू संकट जी, मजा आ गया, आपने मेरी इंट्रोडक्शन दिया। एक चीज छूट गई थी कि मैं अभी 72 ईयर्स में 3 महीने पहले अमेरिका में स्काई डाइविंग किया, वॉशिंगटन में 7000 फीट ऊपर से जंप किया, प्लेन के ऊपर से, जो बहुत हिम्मत का काम होता है। ये मेरे उसमें नहीं है इंट्रोडक्शन में, इसलिए ये अभी का अचीवमेंट है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। 111वीं मेरी किताब आ रही है, जो हमारा सीएम चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी लॉन्चिंग कर रहे हैं 2 जनवरी को। 111th बुक मेरी। एनीवे, चलिए मजा आ गया, सबका वेलकम मैं करता हूँ। कुछ एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, इसमें फायदा आपको तब होगा जब कुछ एक्सरसाइज करोगे। अगर आपके पास कागज पेन नहीं है तो ले लीजिए, कागज पेन लेकर बैठ जाइए, तब मजा आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर इंसान को ये समझेगा। छोटे से छोटा बच्चा, यहाँ कुछ फैमिली भी बैठी है, छोटे से बच्चे को भी समझ में आएगा इतनी सिंपल भाषा में। वैसे मैं पैसा ज्यादा माइंड पावर से कमाता हूं, मगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है जो आज का सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, इतना मेरा फेवरेट है। आप देखेंगे मेरा जो इमोशन आप देखेंगे, मेरा खुशी देखेंगे जब ये सब्जेक्ट की बात करता हूँ ना। मगर मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कागज पेन लेकर बैठिए, हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। और घर में कोई फ्री है तो उनको बिठा दीजिए, नहीं तो अफसोस करोगे कि मैंने उनको क्यों नहीं बिठाया। ठीक है, बुला लीजिए उनको। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा, पक्की बात है ना। जिन्होंने भी सुना है वो जबरदस्त खुश हो जाते हैं, वाह। और शायद आपने कभी ये सब्जेक्ट सुना भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई सिखाता ही नहीं है। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसको मैंने बहुत आसान बना दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं प्रेजेंटेशन भी खोलता रहूंगा। आई होप आपको दिख रहा है। गुड। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कागज पेन लेके कुछ लिस्ट बनाना है। इस लिस्ट में कुछ लोगों के नाम लिखने हैं। वो इंसान नहीं जो आपसे पैसा मांगने को आते हैं, जिनसे आपने उधारी ली है। उन लोगों का नाम लिखना है जिनका बिहेवियर, यानी वर्तन, उनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे ना जिनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, जिनका बर्ताव आपको पसंद नहीं है, ऐसे लोगों का आपको नाम लिखना है। कुछ लोगों ने शुरू किया, बाकी लोग सोच रहे हैं अरे बाजू में बैठा होगा वो जिनका नाम फर्स्ट आएगा। चलिए ये बताइए कि ऐसे लोग इस दुनिया में होंगे या नहीं जिनको आपका बर्ताव पसंद नहीं है? यस और नो? वाई एम लिखिए। ज्यादातर लोगों ने लिखा बहुत होंगे। वेरी गुड, सही बात है, आप ईमानदार है। देखिए, ईमानदारी से जवाब देना, आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। जितना ईमानदारी से आप इसमें पार्ट लोगे ना, उतना आपको यह सब्जेक्ट ज्यादा समझेगा। ठीक है, दिल से बोलना। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको आपका बर्ताव उनका बर्ताव आपको पसंद नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं,
क्या आपने उनका बर्ताव बदलने की कोशिश की, उन लोगों को बदलने की कोशिश की? यस और नो, सिर्फ इतना ही लिखना है। जिनका वीडियो कैमरा चालू है मुंडी से बताइए हाँ या ना, क्या आपने उनको बदलने की कोशिश की? हाँ, ऐसे मुंडी ला के बोलिए हाँ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कोशिश किया, चलिए लिखोगे यहाँ पे, शायद इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास, मैं बता देता हूं। हमने सब कोशिश कर ली, साम दाम भेद दंड, सही बात है गलत है ना? आपने ये सब कोशिश की होगी ना, किसमें कोशिश की? लोगों का बिहेवियर बदलने के लिए जिनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है। यस और नो, दिल से जवाब देना, तभी मजा आएगा। है, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले समझ गया ना? ओके, क्या आपको उनका बिहेवियर बर्ताव बदलने में क्या आपको रिजल्ट मिला? दिल से कहिए, सच्चा बोलिए। गुड, माय गॉड, सबने सही जवाब दिया। नहीं मिला? अच्छा, सही दिल से जवाब आ रहा है, क्योंकि यही जवाब है, रियल जवाब ये है। अच्छा, एक और पूछो, आपको क्यों जवाब नहीं, आपको क्यों रिजल्ट नहीं मिला? आपको उनको बदलने की आपने पूरी कोशिश कर ली, साम दाम भेद दंड, मगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने एग्री किया। अब बताइए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला? चलो, बात नहीं, पता नहीं, बदलना नहीं चाहता है, बदल नहीं पाए। सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है। चलिए इस डिस्कशन को यहीं रोक देते हैं, अब एक नया लिस्ट बनाएंगे हम। ये नया लिस्ट क्या है मालूम है? अब नए लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आपका बर्ताव पसंद नहीं है, आपका बिहेवियर पसंद नहीं है। पहले बताइए, ऐसे लोग भी होंगे ना दुनिया में जिनको आपका बर्ताव पसंद नहीं है? यस और नो लिखिए जल्दी से, जल्दी क्विक जवाब दीजिए, क्योंकि टाइम कम है, मुझे बहुत कुछ सिखाना है। ऐसे भी लोग होंगे दुनिया में जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपका बर्ताव यानी बिहेवियर पसंद नहीं करते होंगे। यस, ईमानदार लोग यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब एक और सवाल का जवाब दे, क्या उन्होंने आपको बदलने की कोशिश की? जैसे आपने कोशिश किया ऐसा उन्होंने भी शायद कोशिश किया होगा कि नहीं? लिखे हाँ हाँ हाँ, उन्होंने भी कोशिश किया आपको बदलने की। अच्छा, उन्होंने क्या कोशिश किया? वही साम दाम भेद दंड, जो कोशिश आपने किया है वही तो रहता है हर जगह पे, साम दाम भेद दंड उन्होंने भी इस्तेमाल किया। अब अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि उनको सफलता मिली आपको बदलने में, उनको सफलता मिली आपको बदलने में। इतना बड़ा ना, 180 डिग्री ना, उनको नहीं मिली, है ना? नहीं मिली। अब मैं पूछू क्यों नहीं मिली? वही जवाब मिलेगा आपका, वही जवाब मिलेगा। क्यों नहीं मिली? जवाब सेम रहते हैं, क्वेश्चन बदलते रहते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम यह है कि हम कोई किसी का बिहेवियर बदल नहीं सकता है। और क्यों नहीं बदल सकता है, इसका जवाब है आपके पास। क्यों लोग बदलते नहीं है बताइए? देखिए, आपने कुछ लोगों को बदलने की कोशिश की, वो नहीं बदले। कुछ लोगों ने आपको बदलने की कोशिश की, आप भी नहीं बदले। तो ऐसा क्यों होता है? इसको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहेवियर नेचुरल होता है। अच्छा, वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड, जवाब दीजिए यार। यशवंत कुमार अच्छा लिखा है। विचार नहीं मिलने से क्षमा, ड्यू टू अवर नेचर। ओके गुड, मजबूर थे तनिषा सेन, राजेंद्र कुमार। हैबिट इज सेकंड नेचर। ओके, आदत अलग है। ओके गुड, क्योंकि वो खुद बदलना नहीं चाहते। आप क्यों नहीं बदले, मगर वो बदलना नहीं चाहते। ओके चलो, छोड़ देते हैं इस बात को। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग बदलते ही नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि उसका कारण क्या है। Why people don't change their behavior? क्योंकि यह बिहेवियर या बर्ताव का एक विज्ञान होता है, एक साइंस होता है, वो लोग जानते नहीं है। और ये विज्ञान आज हम सीखने वाले हैं कि ये बिहेवियर का, बर्ताव का क्या विज्ञान है। और एक आज का जो सब्जेक्ट है इसको टीए कहते हैं, जो ब्लैक में लिखा है, टीए इज द स्टडी ऑफ दिस बिहेवियर। ये जो टीए आज का सब्जेक्ट है ना, ये बिहेवियर का एक साइंस है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये टीए वर्ड कहां से आया? एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसका पहला लेटर TNA लेके टीए आया, यानी कि लोग उसे प्यार से टीए कहते हैं। इसका मतलब मैं अभी टीए ही बोलूंगा, बड़ा लंबा नहीं बोलूंगा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, सिर्फ टीए बोलूंगा, ठीक है?
टीए बोलो तो समझ लेना कि मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ये टीए सीखने से क्या फायदा, मैं क्यों सीखूं टीए, व्हाई शुड आई लर्न टीए? तो मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में जो भी अभी समस्या है ना, ये सब समस्या का सॉल्यूशन टीए के अंदर है, हर समस्या का। आप बोलो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, उसका समाधान वहीं पे है टीए में। आप बोलोगे मेरी पत्नी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, समाधान यही है। आप कहोगे कि मेरे नीचे कोई जुड़ता नहीं है, मेरी नेटवर्क में कोई जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो फिर नाराज होकर चला जाता है, उसका समाधान वहीं पे है। हर चीज का समाधान वहीं पे है। और ये समाधान आपके पास आ गया है ना, तो आपके जीवन में जबरदस्त खुशी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, ये तीन ही तो मेन प्रॉब्लम होता है। रात को नींद नहीं आने का प्रॉब्लम हो, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीए के पास है। ऐसा सब्जेक्ट जिसके पास ये सब सॉल्यूशन है, सभी का निवारण है, तो आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना है कि नहीं सीखना है बताओ? आपके हर समस्या का समाधान, यस लिखो यहाँ पे, थोड़ा सा उंगली रखो टाइप पे। गुड, एक्साइटेड टू नो दिस? अच्छा, कोई ऐसा है जिनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में? कोई ऐसा है जो बोलेगा यार मेरा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों मेरा टाइम खराब करूं? नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर नहीं भी है तो भी आपकी जो हैप्पीनेस है ना, अभी जो आपकी खुशी है, वो खुशी 10 गुनी ज्यादा कर सकता है। मान लीजिए आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं है, खुशियां ही खुशियां है, तो खुशियां को मल्टीफोल्ड करने के लिए भी टीए सीखना चाहिए। इसका मतलब आप किसी को आज छोड़ के जाना नहीं है। प्रॉब्लम है तो भी बैठना है, और प्रॉब्लम नहीं है तो भी बैठना है, क्योंकि ये सीखने के बाद आपकी खुशियां बढ़ जाएगी। तैयार है सब बैठने के लिए, सुनने के लिए? चलिए मैं आप एक के बाद एक चीज को बताता हूं। नाउ आस्क मी कि टीए में क्या क्या सीखना है। तो हम सबसे पहले टीए में सीखेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश वर्ड है, तो मैं जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करूं तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। संकेत जी, हमें कितने बजे तक ये प्रोग्राम चालू रखना है? सर वैसे तो 10 बजे तक का समय है, थोड़ा सा आप अधिक अगर लेना चाहे तो सर ले सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, मेरे और संकेत जी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ? मैंने उनको पूछा कि हमें कितने बजे तक ये प्रोग्राम करना है, और उसने मुझे जवाब दिया। तो मैंने उसको जो पूछा वो स्टिमुलस था, और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो रिस्पॉन्स था। समझ में आया? एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स मिलके एक ट्रांजैक्शन बनता है। दो इंसानों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका बेसिक यूनिट होता है, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने से, समझने से हम सामने वाले की पर्सनालिटी और फ्यूचर बिहेवियर को समझ सकते हैं कि यह इंसान हमारे साथ फ्यूचर में कैसा बिहेवियर करेगा, इनसे दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इनके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हर चीज पता चल जाती है। आप बोलेंगे वाह वो कैसे है? तो चलो हम ट्रांजैक्शन के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, अपना खुद का ट्रांजैक्शन को भी एनालाइज करना शुरू करो, दूसरे का बाद में, पहले अपना। ठीक है? मैंने उनको पूछा कितने बजे तक प्रोग्राम है, वो मेरी तरफ से स्टिमुलस था, और उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो उनका रिस्पॉन्स था। 3 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, लिखते जाइए लिखना है तो। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को स्टिमुलस देते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, कोई बात की शुरुआत करते हैं, जो इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, तो सामने वाला जो हमें जवाब देता है, रिस्पॉन्स देता है, वो एक्सपेक्टेड है, जो हमने सोचा था वही किस्म का है, वही नहीं वही किस्म का है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने संकेत जी को पूछा कि कितने बजे तक प्रोग्राम है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या आशा रख रहा था कि मुझे वो टाइम बता दे कब तक है। वैसे तो मुझे मालूम था 10 बजे तक है, ये तो आपको एग्जाम्पल देना था इसलिए मैंने सवाल पूछा। तो उन्होंने मुझे उनका जो मुझे जवाब चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा ही उन्होंने दिया। तो हमारे दोनों के बीच में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, लिखोगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। सी वेरी गुड, फर्स्ट लेटर लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन था। अच्छा,
अब फिर से मैं पूछूं कि ज्यादा लंबा नहीं कर सकते 12 बजे तक, तो वो फिर कुछ बोलेंगे कि नहीं सर, कुछ लोग नौकरी पे सुबह जाने वाले हैं, अच्छा यही है कि आप 10 साढ़े 10 बजे खत्म करो। तो मैंने दूसरा उसको स्टिमुलेट दिया, उन्होंने मुझे दूसरा रिस्पॉन्स दिया। फिर मैं और कुछ पूछूंगा, फिर एक और सेशन कर ले, तो बोले हाँ अगर पूछ लेते हैं लोगों को करना है तो मैंने तीसरा स्टिमुलेट दिया, उन्होंने तीसरा रिस्पॉन्स दिया। तो जो हम किसी से बातें करते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है कि हमारी जो दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है उसका एक बेसिक यूनिट है, समझे ना। और मान लीजिए कि मैंने इनको पूछा कितने बजे तक आज प्रोग्राम चलने देना है, तो वो टाइम पे उन्होंने वो जवाब दिया, उसके बदले ऐसा भी बोल सकते थे सर आपको तो मालूम है, आपने ही तो डिसाइड किया, मुझे क्यों पूछ रहे हो। अगर ऐसा जवाब मिलता था तो मैं कुछ आगे बात करता था नहीं, क्योंकि मैंने जो पूछा उससे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉस ट्रांजेक्शन। क्रॉस ट्रांजेक्शन यानी आपने एक्सपेक्ट किया उससे कुछ उल्टा ही जवाब दे दिया उन्होंने, जो नहीं देना चाहिए था। इसको कहते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन। आप बताइए कि कोई आपके साथ क्रॉस ट्रांजेक्शन करेगा तो आप क्या अगले बात करोगे, अगला स्टिमुलस दोगे उसको? नहीं, वहीं पे आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, आप आगे बात नहीं करोगे। जहां भी कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, टूटता है, उसका मेन कारण होता है क्रॉस ट्रांजेक्शन। अच्छा, कोई आपसे क्रॉस ट्रांजेक्शन करे तो आपको अच्छा लगेगा? यस और नो लिखिए यहाँ पे। कोई आपसे क्रॉस ट्रांजेक्शन करेगा तो फिर आपको दूसरे के साथ कौन सा क्रॉस ट्रांजेक्शन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मगर एक सवाल और, समाज में लोग करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस ट्रांजेक्शन करते हैं, यस और नो? फिर से आप सवाल बदल गया, क्या समाज में लोग एक दूसरे के साथ करते हैं? बहुत करते हैं, और सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, देखना मेरी लोग एग्री करेंगे। मान लीजिए मैं घर से निकलता हूं और मैं मेरी वाइफ को बताता हूं डार्लिंग आज मैं लेट आऊंगा, ऐसा बता के मैं घर से निकल रहा हूं, तो मेरी वाइफ क्या, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि यस बोलेगी या कारण पूछेगी कि क्यों लेट आओगे। उसके बदले अगर वो ऐसा बोल दे कि आप वैसे भी कहां जल्दी आते हो, आज लेट की बात कर रहे हो, तो क्या मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था? नहीं किया था। हमारे बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रॉस ट्रांजेक्शन। क्रॉस ट्रांजेक्शन देखना हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत होते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन। अब कोई आपके साथ क्रॉस ट्रांजेक्शन करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आपने दूसरे के साथ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद आप क्या करोगे? ठान लोगे, कसम खाओगे कि मैं सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन ही करूंगा या करूंगी। ठीक है? अगर आपको समाज में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, मन की शांति चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो आज के बाद उसको बदल दीजिए। कैसे बदलोगे? आज आप सीख रहे हो, कल से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। हर 1 घंटे के बाद आंखें बंद करके देखना अभी मैं कितने लोगों से बात किया, मेरा ट्रांजेक्शन कैसा था, कॉम्प्लीमेंट्री था या क्रॉस था। जहां भी क्रॉस था बदल लीजिए। क्रॉस की आदत बहुत खराब है, लोग आपसे दूर भागते जाएंगे। क्रॉस ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज वेरी बैड, अपना कम्युनिकेशन तोड़ देगा, रिलेशन बिगाड़ देगा। एक और ट्रांजेक्शन होता है जिसको कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। गोइंग टू लंदन लुकिंग एट टोक्यो, है ना, सुना होगा आपने ये कहावत। कहते कुछ है मगर कहने का मतलब कुछ अंदर से निकलता है अलग। ताने मारना बोलते हैं ना, ताने मारना सास बहू के बीच में ज्यादा होता है। एक क्रॉस ट्रांजेक्शन हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होता है। क्रॉस ट्रांजेक्शन एक बार शादी हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन पे क्रॉस में बदल जाता है। ये जो सांस करती है बहू के साथ यूजुअली होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, एक सास अपनी बहू को बात करते करते कह रही है कि पड़ोस में गुप्ता जी के बेटे की शादी हुई ना, उसकी बहू दहेज में 100 तोला सोना लेके आई, ऐसा एक बात कर रही है अपनी बहू से। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन लगता है मगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इनडायरेक्ट वो ताना मार रही है कि तेरे बाप ने तेरे को 10 तोला सोने में बेच दिया यहाँ पे, है ना, तेरा बाप भिखारी है। इनडायरेक्ट मतलब ये होता है। दिस इज कॉल्ड अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन यानी कहने का तरीका सही है मगर उसके पीछे का मीनिंग कुछ गलत होता है, उनको नीचे दिखाने का होता है, उसको कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजेक्शन।
क्या लोग आपसे अल्टरनेट ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पसंद आएगा? यस और नो? नो। तो फिर दूसरों को पसंद आता होगा? नो। तो आज के बाद कसम खा लीजिए कि मैं अल्टरनेट ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं करूंगा या करूंगी। आपको एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर मास्टरी करनी है, ऑलवेज 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 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। क्लियर सबको? तो मैंने आपको 3 टाइप के ट्रांजेक्शन बताए एनालाइज करके। अब एक और तरीका है ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने का, और वो क्या है? वीक ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन। वीक ट्रांजेक्शन यानी इसका मैसेज पावरफुल नहीं होता है, सामने वाला समझता नहीं है, कंफ्यूज होता है या बराबर उसको सीरियसली नहीं लेता है, उसको कहते हैं वीक ट्रांजेक्शन। और स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन, इसका मैसेज इतना पावरफुल होता है कि सामने वाले को उसको अनसुना कर ही नहीं सकता है। वीक ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन। चलो मैं उसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं 10 दिन टूर में गया कहीं, मेरे लेक्चर टूर में, और वापिस अहमदाबाद आया और मेरी वाइफ अकेली मेरा वेट कर रही थी, 10 दिन बोर रह रही थी। मैं आया और उसने बातों बातों में बताया कि देखो आप 10 दिन यहीं थे, मैं तो बहुत बोर हो रही थी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। अभी एक आमिर खान की बहुत अच्छी फिल्म लगी है, सब लोग देख के आए, मगर मैं सोचा तुम आओगे तो देखने को जाएंगे। ऐसा घुमा घुमा के बात कर रही है, फिल्म बहुत अच्छी है। एक्चुअली उसका इरादा है कि मैं उनको पिक्चर में लेके जाऊं, मगर सीधा नहीं बोलती है, घुमा घुमा के बोल रही है। दिस इज कॉल्ड वीक ट्रांजेक्शन। मैं बोलता हूँ हाँ आमिर खान कभी कभी अच्छी पिक्चर बनाता है, ऐसा बोल के मैं बात को निगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि उनका मैसेज पावरफुल नहीं था। इसके बदले वो ऐसा भी कह सकती है, देखो आप 10 दिन के बाद घर में आए हुए हैं और मैं अकेले आपकी इंतजार कर रही थी, आज ये पिक्चर देखने को जाना ही है, मैंने 2 टिकट मंगवाई है, आप चलते हो या दूसरे के साथ जाऊं मैं? तो कितना पावरफुल होता है, मैं ना बोल सकता हूँ इसको? है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग या वीक? एस या डब्ल्यू लिखिए, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, काम क्या कौन सा करेगा ज्यादा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। तो आज के बाद आपको क्या सीखना है कि किसी से भी बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका ट्रांजेक्शन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, एक और एनालिसिस बताता हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। अब डायरेक्ट ट्रांजेक्शन और इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांजेक्शन यानी जिनको कहना है, जिनको मैसेज पहुंचाना है, उनके सामने देख के उनको ही बोलो। इनडायरेक्ट मैंने दूसरे को बोलो ताकि वो सुने और वो समझ जाए। जिनको कहना है उसको नहीं कहते, कहते दूसरे को है ये सोच के कि वो सुन रहा है ना, मेरी बात समझ जाएगा। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। देखिए मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मेरे घर में मेरा बेटा भी है और मेरी वाइफ भी है। मुझे मेरी वाइफ को कहना है कि मैं लेट आऊंगा, ठीक है, मगर मैं मेरी वाइफ को नहीं कहता हूँ, मेरे बेटे को कहता हूँ कि मम्मी को बोल देना मैं लेट आऊंगा, या सिर्फ बेटे को, बेटा बेटा मैं लेट आऊंगा। एक्चुअली मैसेज तो मेरी वाइफ को देना था, मगर मैं उसके बदले मेरे बेटे को बोला। या मैं सीधे मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि डार्लिंग आज मैं लेट आऊंगा। अब दोनों में से कौन सा मैसेज पावरफुल रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डी या आई लिखिए, डी यानी डायरेक्ट और आई मीन्स इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन का बादशाह बनना है, और बिजनेस में तो बहुत जरूरी है, ये हर जगह जरूरी है, आपको अगर कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट बनना है तो आपको ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन करने की आदत रखनी है। आज से शुरू हो जाइए, सोचिए डेली आप किसके साथ कैसा ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया? थम्स अप दिखाइए। एक टॉपिक मैंने खत्म किया जिसका नाम था ट्रांजेक्शन। 6 टॉपिक सीखना है आपको। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, क्रॉस ट्रांजेक्शन एंड अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ट्रांजेक्शन, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। आई होप इतना तक सबको क्लियर समझ में आ गया। अगर आप ये ट्रांजेक्शन की मास्टरी कर लोगे तो आप एक कम्युनिकेशन के बादशाह बन जाओगे, और आपके बिजनेस में तो बहुत काम आएगा। अभी जो काम कर रहे हो उसमें, खास करके नेटवर्किंग में बहुत काम आता है। आप जब किसी का प्लान दिखाने को जाते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल रहे। अब दूसरी बात हमें सीखनी है जिसको कहते हैं स्ट्रोक।
हम जैसे स्ट्रोक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वही हॉस्पिटल याद आ जाती है, ब्रेन का स्ट्रोक, जहां कोई आदमी पैरालाइज हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया। नहीं, ये मेडिकल स्ट्रोक की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रोक की बात है कि हम इस दुनिया में आते हैं ना, एक नहीं दो भूख के साथ आते हैं। दो भूख के साथ हम इस दुनिया में आते हैं। एक होती है पेट की भूख और दूसरी होती है पहचान की भूख। मैं फिर से बोलता हूं, याद रखना, पहचान की भूख ये जरूरत नहीं है, भूख है। पेट की भूख आप सहन नहीं कर सकते। मान लो आपको पेट की भूख लगी है और आपको कोई खाना नहीं मिलता है तो आप पागल हो जाओगे, किसी का खून करके, छीन के, मार के, कुछ भी करके ले लोगे, क्योंकि आपसे सहन नहीं होती है। वैसे दूसरी भूख हमारी होती है, हमारी पहचान की भूख, और ये पहचान है ना, इसको स्ट्रोक कहते हैं। कोई आपको पहचान है, उसको कहते हैं स्ट्रोक, साइकोलॉजी की भाषा में। ये पहचान की भूख मोदी साहब को भी है, बाइडेन को भी है, अमिताभ बच्चन को भी है, जितेंद्र अड़िया को भी है, संकेत जी को भी है, और आपको भी है। हर इंसान को है, मुकेश अंबानी को भी है। सबको इसकी भूख है, पहचान की भूख। इसको टीए की भाषा में स्ट्रोक कहते हैं। अब ये स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव स्ट्रोक एंड दूसरा होता है पॉजिटिव स्ट्रोक। कोई आपको एक पहचान दे मगर बोले ये साला गुंडा है, ये आपकी एक पहचान बन गई, या बोलेंगे भगवान का आदमी है, ये भी आपकी पहचान हो गई। तो भगवान का आदमी है, ये आपको पॉजिटिव स्ट्रोक मिला, और ये गुंडा है, ये चीटर है, ये आपका नेगेटिव स्ट्रोक है। कौन सा स्ट्रोक अच्छा है? वेरी गुड, आप समझ रहे हैं मेरी बात, पॉजिटिव स्ट्रोक। अब एक बात बताइए, ऐसा स्टडी हुआ है कि जिनको ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज्यादा विकसित होता है, उनका विकास होता है। और जिनका नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है उनको शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती है, नुकसान होता है। ये मेडिकली साबित हुआ है। हर इंसान, ये बच्चा इस दुनिया में आता है ना, उसी दिन से उनके स्ट्रोक की जरूरत हो जाती है। जब तक उनको कोई उठा के गोदी नहीं लेता तब तक वो रोता ही रहता है। वो मैसेज देता है कि मुझे उठाओ, मुझे गोद दो, मुझे स्ट्रोक दो। पहला स्ट्रोक तब मिलता है जब माँ उसको दूध पिलाने को लगाती है, गोदी लेती है तब। जब हम बच्चे रहते हैं तो फिजिकल स्ट्रोक से बच्चे का मन भरता है, क्योंकि भाषा उनके समझ के बाहर होती है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो ये फिजिकल जो स्ट्रोक है वो कम होता है, फिर शब्दों का स्ट्रोक मिलता है। यू आर माई गुड बॉय, आई लव यू, यू आर ए नाइस पर्सन, ऐसा जो भी आप लोगों से जो तारीफ सुनते हैं ना, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रोक। इसकी भूख सबको है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि कह सकता हूं नहीं नहीं मुझे कोई स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। ये सीक्रेट को समझ लो, दुनिया पे राज करोगे। आज का ये सीक्रेट, इसका मतलब कि आपको पूरी दुनिया को स्ट्रोक देने की आदत बनानी है। ये लग्जरी नहीं है, आदत बनानी है कि मुझे किसी से काम है इसलिए देना, ऐसा नहीं है। इट शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। जिनको भी मिलो कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढो जिनके ऊपर उनको तारीफ कर दो, उनकी पहचान बना दो। किसी की आवाज अच्छी है, किसी के चश्मे अच्छे है, किसी का स्माइल अच्छा है, कुछ ना कुछ तो कोई इंसान में अच्छा होता ही है। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछता हूँ। तीन सिचुएशन होती है, एक पॉजिटिव स्ट्रोक, दूसरा नेगेटिव स्ट्रोक, तीसरा नो स्ट्रोक। यानी उसको निग्लेक्ट करो, उसको कुछ स्ट्रोक ही नहीं दो, नहीं नेगेटिव दो नहीं पॉजिटिव दो। तो ये तीनों में अच्छा पहला कौन सा चॉइस, फर्स्ट चॉइस क्या है? पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक, नो स्ट्रोक। दूसरा क्या है? नो स्ट्रोक, नो नेगेटिव स्ट्रोक। मैं आपको बताऊं क्यों। मैंने कहा ना, स्ट्रोक की भूख रहती है। मान लीजिए आपको पेट की बहुत भूख लगी है, आप मेरे पास आके कहते हो डॉक्टर ये मुझे कुछ खाना दो, मैं बहुत भूख लगी है, मैं रह नहीं सकता हूँ। और मैं बोलूंगा ताजा खाना तो नहीं है, 3 दिन पहले का पड़ा है, खाओगे क्या? तो आप क्या खाओगे? नहीं नहीं मैं तो भूखा मर जाऊंगा, नहीं खाना है मुझे। जो भी सामने आएगा खा लोगे, क्योंकि आप भूख सहन नहीं कर सकते। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पेट की भूख होती है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रोक की भूख होती है। इसको अंग्रेजी में स्ट्रोक हंगर कहते हैं। यू कैनॉट रिमेन हंग्री। और ऐसा देखा गया है कि जिनको स्ट्रोक नहीं मिलता है वो फिर नेगेटिव स्ट्रोक लेने की कोशिश करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो बच्चे शरारत ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसा न्यूसेंस करते हैं कि ताकि आपको उसको डांटना पड़े। और फिर आप मेहमान के सामने डांटते हो, जा अंदर जाके सो जा, तुझे शर्म नहीं आता? मेहमान बैठा तू इतना आवाज कर रहा। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि मेहमान के सामने हमारी थोड़ी तारीफ हो जाए, और हम तो भूल जाते हैं बच्चों की तारीफ करना मेहमान के सामने। उनको स्ट्रोक नहीं मिलता, आप उनको नो स्ट्रोक में, स्ट्रोक हंगर में रखते हो। तो फिर वो क्या करेंगे? उनका ध्यान खींचने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए शरारत करेंगे।
और आप उनको डांटोगे यानी नेगेटिव स्ट्रोक दोगे, स्टिल दे आर हैप्पी, फिर भी वो खुश है क्योंकि कुछ तो मिला। इससे एक बात यह समझनी है कि किसी को भूखा नहीं रखना है, और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है स्टॉक का। क्या बनना है? होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस स्टॉक बनना है आपको, आज से ही बनना है। ये खत्म होने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा, मुझे स्टार रेटिंग दो, तो आप मुझे भी स्टॉक दे देना। मुझे तो डेली दिन में 50 स्टॉक मिलते हैं, तो मेरा तो पेट भरा हुआ ही रहता है ना। अब ज्यादा नहीं खाना है। एनीवे, समझ में आया आपको? तो आज के बाद डिसाइड करोगे कि आप स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे फ्री में, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, दुनिया पे राज करोगे। बस एक इतना सीक्रेट आज सीख लोगे ना, जो भी इंसान मिला बस आपका कस्टमर को भी दो, अपनी वाइफ को दो, हस्बैंड को दो, बच्चों को दो, पड़ोसी को दो, पड़ोसी की वाइफ को दो। लोग अपनी वाइफ से ज्यादा पड़ोसी की वाइफ को देते हैं। प्रॉब्लम तो ये है स्टॉक। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा हमें सुखी जीवन का एक सीक्रेट यहाँ पे है, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को डेली स्टॉक देने की शुरुआत करिए, पॉजिटिव स्टॉक देने की शुरुआत करिए। मगर यहीं से हम गलती करते हैं। देखिए, मैरिड लोग हैं वो जवाब देंगे। ज्यादातर क्या होता है कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, कोई शादी में या कहीं जाना है, आपकी वाइफ मेहनत करके एक ब्यूटी पार्लर में जाकर 3 घंटा मेहनत करके आई है, अपनी बॉडी ठीक करवा के फिर नए कपड़े निकाल के पहनती है, 1 घंटा हेयर स्टाइल बनाती है आईने के सामने, पूरा दिन उसमें बीत जाता है। पार्टी रात को 8 बजे होती है, सुबह से तैयार होने का कार्यक्रम चालू होता है, ठीक है, और आप उसके सामने ध्यान ही नहीं देते, आप सीधा निकल जाते हैं साथ में लेके। मगर निकलने के पहले उनका एक जरूर सवाल होता है कि मैं कैसे लग रही हूं। ऐसा हुआ है आपके साथ? आपकी वाइफ ने कभी पूछा है? पूछा है? पूछा ही होगा, यस पूछा होगा। तो ये आपकी फेलियर है। वो पूछे तो क्यों बताना, इसका मतलब आपने उसको नोटिस ही नहीं किया। पूछने के पहले ही बताओ आज के बाद ऐसा करना है, पूछने का मौका ही नहीं दो। फिर आपको पॉलिटिशियन बन के जवाब देना पड़ता है, डार्लिंग तुम तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हो, ऐसा कुछ डायलॉग मारना पड़ता है ना। ऐसा मत करिए। तैयार होने के निकलने के पहले 1-2 मिनट पहले ही बोल दो, यू आर लुकिंग ग्रेट गॉर्जियस। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपकी वाइफ ने आपको पूछा ही नहीं कुछ, और वो आपके साथ आ गई मैरिज में, और सामने से आपका कोई दोस्त मिल गया और मिलके बोला, यार भाभी जी आज कितनी अच्छी लग रही हो, ड्रेस कहाँ चली, बहुत सुंदर लग रही हो। तब उसके जवाब क्या होगा आपकी वाइफ का, मालूम है? इनको तो आंखें कहाँ हैं, उनको तो मैं दिखते ही नहीं हूँ। तब आपको पता चलेगा मेरी पतंग काट दी मेरे दोस्त ने, मुझे जो कहना था वो उसने कह दिया, है ना। ऐसे अपनी पतंग कटने मत दीजिए। घर से स्टॉक देके निकलिए अपनी वाइफ को। सेम वाइफ को कहता हूँ अपने हस्बैंड को स्टॉक देके निकलिए। करोगे कि नहीं करोगे? से यस। अपने वाइफ और हस्बैंड को आज से स्टॉक देना शुरू कर दीजिए, ओके। और देखिए जादू, और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, आपको कुछ काम है कि नहीं है, करे। मुझे याद है मैं एमडी के एग्जाम दे रहा था, मगर इनडायरेक्टली मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट बनते तो और सफल होते थे। तो देखिए, मुझे अभी भी वो स्ट्रोक याद है, आज से 40-50 साल पहले का स्ट्रोक याद है। आप कभी भी नहीं भूलोगे जिन्होंने आपको स्ट्रोक दिया है। देखना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपको लोगों के दिल में जगह बना के रखनी है ना, तो हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोक देने की आदत डालिए। और नो स्ट्रोक तो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फिर लोग नेगेटिव स्ट्रोक लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, आज के बाद एक दूसरा नियम बनाना है कि जिनको भी मैं मिलूंगा उनको मैं स्ट्रोक देता रहूंगा या देती रहूंगी। करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, एक दूसरी बात है, साइकोलॉजी यह कहती है कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रोक मिलता है ना, वो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज ये कोट पहना है, मैं कभी कभी ये कोट पहन के जाता हूँ इसमें प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर, तो मान लीजिए मुझे 10 लोगों ने बोला, सर आपको ये सूट बड़ा जचता है, ये जैकेट बड़ा जचता है, तो मैं जब भी दूसरी बार प्रोग्राम में जाऊंगा ना, मेरा वार्डरोब खोलूंगा, मेरी अलमारी खोलूंगा, तो मुझे ये पहनने की इच्छा होगी। आपने देखा होगा, जो कपड़े के ऊपर आपको ज्यादा लोगों ने तारीफ की, वही कपड़ा आप उठाते हैं, और जो कपड़े के ऊपर किसी ने बैड कमेंट दे दिया है ना, वो हाथ भी नहीं लगाओगे, चाहे कितना भी महंगा हो। सोच लीजिए वाई, बिकॉज एवरी ऑफ आवर बिहेवियर इज टारगेटेड टू गेट द स्ट्रोक। पूरा जीवन हम स्ट्रोक की भूख पूरी करने में ही लगा देते हैं। आपको मालूम है फूड इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा कमाने वाली कौन सी इंडस्ट्री है? मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो पेट की भूख पूरी करती है ना, वो इंडस्ट्री पैसा ज्यादा कमाती है या फैशन इंडस्ट्री ज्यादा कमाती है? लिखिए। और कॉस्मेटिक, सी लिखिए, कॉस्मेटिक। सबसे ज्यादा पैसा कॉस्मेटिक वाले और फूड फैशन वाले कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पेट में जो खाने का खर्चा करते हैं ना,
उससे ज्यादा खर्चा हम ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड घड़ी में, मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में करते हैं। वाई? बिकॉज उससे हमारी भूख पूरी होती है, स्ट्रोक की भूख पूरी होती है, और पेट की भूख से ज्यादा बड़ी भूख है ये, समझ लीजिए। इसको ध्यान से देखिए, इसमें 4 मैसेज है। पहला मैसेज है कि अगर अपने बच्चों को समय नहीं दोगे तो बच्चे आपको समय नहीं देंगे। Da kommt der Tankwagen. Geben Sie mal her. डैडी डैडी डिस्टर्ब मत करो। डैडी मेरी बात तो सुनो। शट अप, देखते नहीं मैं बिजी हूँ? हाँ? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ? निकलो यहाँ से। गेट आउट। समय दिया नहीं तो मिलेगा कैसे? प्यार बांटा नहीं तो पाओगे कैसे? देखा आपने? एक और। पापा पापा देखो मेरे एरोप्लेन पर आया। प्लेन? पढ़ाई में बुद्धू और प्लेन उड़ा रहे हो? ये प्लेन उड़ा के पास होने वाले हो? प्लेन उड़ा के पास होने वाला है? पढ़ाई कर। एक इंजीनियर की मौत। ये किस चीज का एग्जाम्पल था ये क्लिप? यस, नेगेटिव स्ट्रोक। डैडी देखो मैंने पेंटिंग बनाई। अरे वाह मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। क्या बात है, क्या बात है। तू तो बड़ा होकर बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा। वेरी गुड। अच्छा ये बता, ये क्या है? वेरी गुड। क्लाउड, बोट, और ये पेड़। बधाई हो, एक चित्रकार का जन्म। आपके घर में किसी का जन्म होता है या मृत्यु? देखा आपने? ये एग्जाम्पल क्या था? पॉजिटिव स्ट्रोक का। एक तीसरा देख लीजिए। ये यहाँ है बेटा। मयंक फिर से फेल। तेरे लिए इतना खर्चा किया फिर भी फेल। बार बार फेल होते होते शर्म नहीं आती? पिताजी मैं अकेला फेल नहीं हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ फेल हुए हो। मैं भी कैसे? देखिए रिजल्ट में मेरे नाम के पीछे आपका नाम भी है, मयंक अरविंद भाई पारेख। हाँ, बालक की निष्फलता माँ बाप की भी निष्फलता है। देखा आपने कितने पावरफुल 4 मैसेज है। सो अब आपको पता चल गया स्ट्रोक क्या होता है।
एक डिज्नी की फिल्म आई थी जिसका नाम था प्रिंस इन द फ्रॉक, वॉल्ट डिज्नी ने बनाई थी। उस फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी यह है कि एक राजा था, उसके घर में एक राजकुमार था, और एक बार अचानक ये राजकुमार गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? क्योंकि किसी ने श्राप दिया उनको और वो मेढक बन गया। सबको लगा ये गायब हो गया, वो तो वही था सामने सबके, मगर छोटा सा मेढक के रूप में था। राजकुमार एक मेढक बन गया था। अब ये श्राप के साथ ऐसी कंडीशन थी कि कोई ये मेढक को उठा के चूमे, किस करे, तो फिर से राजकुमार बन जाएगा। और ये कंडीशन सिर्फ फ्रॉग को मालूम थी, जो बोल नहीं सकता था। सब लोग राजकुमार को ढूंढ रहे, राजकुमार कहाँ गया, राजकुमार कहाँ गया। राजकुमार तो उनके सामने था, मगर उसको दिख रहा था मेढक। किसी ने उनको उठाया नहीं, कभी किसी ने किस नहीं किया, वो जिंदगी भर मेढक बन के रहा। ये कहानी हर घर की कहानी है। हर घर में जो एक बच्चा होता है, लड़का या लड़की, वो राजकुमार या राजकुमारी होती है। कुछ लोगों को उसके अंदर राजकुमार दिखता ही नहीं है, उनको मेढक ही दिखता है, और वो कभी उनको आई लव यू नहीं कहते हैं, उसको किस नहीं करते हैं, तो जिंदगी पर वैसा ही रहेगा, नेगेटिव स्ट्रोक देते रहते हैं, नो स्ट्रोक में रखते हैं। अगर आप अपने बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी के रूप में देखना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों को तो खास पॉजिटिव स्ट्रोक दो। और एक और बात बताऊं, सीक्रेट, अगर आप अपने बच्चे को सुपर चाइल्ड बनाना चाहते हो, जीनियस बनाना चाहते हो, दुनिया का महान व्यक्ति बनाना चाहते हो ना, डे वन से पैदा हुआ तब से उनको, चाहे वो भाषा नहीं समझता है, वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि मेरी तारीफ हो रही है, डे वन से उनको स्ट्रोक देना चालू करिए, पॉजिटिव स्ट्रोक। ऐसा मत सोचो ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाएगा। लाड प्यार अलग चीज होती है, पॉजिटिव स्ट्रोक अलग होती है। लाड प्यार किसे कहते हैं कि उसने गलत काम किया फिर भी आप उसको तारीफ करते हो, वो लाड प्यार हुआ। मगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको तारीफ करने के लिए क्यों रुकते हो? आपका बच्चा सुपर चाइल्ड बन जाएगा, जीनियस बनेगा। देखिए कुछ ऐसी रिसर्च हुई है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, कि अनाथ आश्रम के अंदर दो टाइप के अनाथ बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहा और दूसरे को उन्होंने एक्सपेरिमेंट ग्रुप कहा। जो कंट्रोल ग्रुप था उनको और एक्सपेरिमेंट ग्रुप, दोनों बच्चों को फिजिकल कंडीशन सेम दिया, यानी वही एयर कंडीशन, वही खाना, वही पीना, वही बेड, सब कुछ। मगर जो एक्सपेरिमेंट वाले बच्चे थे ना, उनको बहुत लाड प्यार दिया, यानी बहुत पॉजिटिव स्ट्रोक दिया। और जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था उसको कुछ भी स्ट्रोक नहीं दिया, नो स्ट्रोक सिचुएशन में रखा। और 15 साल तक उनका स्टडी हुआ कि उनके ऊपर क्या असर हुई, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ऐसा साबित हुआ कि जो बच्चों को नो स्ट्रोक सिचुएशन में रखा था, जिनको स्ट्रोक से वंचित रखा गया था, उनके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रुक गया। उनका वजन कम, हाइट कम, उनका सीखना कम, IQ कम, सब कुछ कम। और जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रोक मिले थे, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत ही हुआ। यहां तक हुआ कि जिनको स्ट्रोक नहीं मिला था, उनका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पानी रहता है ना, वो भी सूख गया था। इतने तक की रिसर्च हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम बच्चे को दूध पिलाने के लिए और बॉर्नविटा के पिलाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी मार के भी पिलाते हैं, ये सोच के कि ये दूध उसको नरिश करेगा। नहीं, इनको ज्यादा नरिशमेंट मिलेगा आपके पॉजिटिव स्ट्रोक से। चाहे फिर वो नमक और रोटी खा ले तो भी वो हेल्दी बनेगा, ये समझने वाली बात है। हाँ, आपके नीचे डाउनलाइन है जो आपके साथ जुड़े हुए बिजनेस में, उनको स्ट्रोक देना मत भूलिएगा। चाहे वो काम करे कि नहीं करे, काम नहीं करे तो भी स्ट्रोक तो देना ही है, वो धीरे धीरे काम कर जाएगा। उसको फ्रॉक के रूप में मत देखे कि तो निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा, जाने दो। उनको फिर भी पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए, देखिए वो भी राजकुमार बन जाएगा, परफॉर्मर बन जाएगा।